जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड एसएससी सीजीएल के लिए जो हिंदी का सेकंड पेपर है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसमें जो है कहानी का आज देखेंगे, वापसी कहानी के बारे में। कौन कहानी? वापसी कहानी के बारे में देखेंगे। देखिए, इसके हम दो वीडियो बनाएंगे। पहला वीडियो में सिर्फ कहानी देखेंगे और दूसरा पार्ट जो होगा उसमें वन लाइनर क्वेश्चन और इसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अगर आप कहानी को बहुत अच्छा से सुनेंगे तो आपको सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे और उसके बाद आपसे ऑब्जेक्टिव बहुत आसानी से बन जाएगा। अगर आप इस का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए, आज की कहानी का हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए कौन सा कहानी है? वापसी कहानी। इसके बारे में अभी देखिए चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले दिया हुआ है, गजाधर बाबू ने कमरे में जमा सामान पर एक नज़र दौड़ाई। दो बक्से, डोलची, बाल्टी या डिब्बा कैसा है गणेशी? उन्होंने पूछा। गणेशी बिस्तर बांधता हुआ कुछ गर्व, कुछ दुख, कुछ लज्जा से बोला, घरवाली के साथ को बेसन के कुछ लड्डू रख दिए हैं। कहा बाबूजी को पसंद थे। अब कहाँ हम गरीब लोग आपकी कुछ खातिर कर पाएंगे। घर जाने में खुशी में भी गजाधर बाबू ने एक विषाद का अनुभव किया। जैसे एक परिचित स्नेही आरामदायक सहज संसार से उनका नाता टूट रहा था। कभी कभी हम लोगों को भी खबर लेते रहिएगा। गणेशी बिस्तर में रस्सी बांधता हुआ बोला। देखिए, वो थोड़ा सा उसका मुख्य पॉइंट था। आप देखिए, उसके बारे में कहानी के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। कह रहा है, कभी जरूरत हो तो लिखना गणेशी, इस अगहन तक बिटिया की शादी कर दो। गणेशी ने अंगोछे के छोर से आंखें पोंछी। अब आप लोग सहारा ने न देंगे तो कौन देगा? आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ हौसला रहता। गजाधर बाबू चलने को तैयार बैठे थे। रेलवे क्वार्टर का वह कमरा जिसमें उन्होंने कितने वर्षों बिताए थे, उनका सामान हट जाने से कुरूप और नगन लग रहा था। आंगन में रोपे पौधे भी जान पहचान से लोग ले गए और जगह जगह मिट्टी बिखरी हुई थी। पर पत्नी बाल बच्चों के साथ रहने की कल्पना में यह बिच्छो या दुर्लभ लहर की तरह उठकर विलीन हो गया। गजाधर बाबू खुश थे, बहुत खुश। 35 साल की नौकरी के बाद वह रिटायर होकर जा रहे थे। कितने साल? 35 साल रिटायर होने के बाद वह नौकरी से जा रहे थे। इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले रहकर काटा था। उन अकेले क्षणों में उन्होंने इसी समय की कल्पना की थी जब वह परिवार के साथ रह सकेंगे। इसी आशा के सहारे वह अपने अभाव का बोझ ढो रहे थे। संसार की दृष्टि में उनका जीवन सफल कहा जा सकता था। उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था और बड़े लड़के अमर और लड़की कांति की शादियां कर दी थी। 2 बच्चियां ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्रायः छोटे स्टेशनों पर रहे और उनके बच्चों और पत्नी शहर में, जिससे पढ़ाई में बाधा न हो। गजाधर बाबू स्वभाव से बहुत स्नेही व्यक्ति थे और स्नेह के आकांक्षी भी। जब परिवार के साथ था तो ड्यूटी से लौटकर बच्चों में हंसते बोलते, पत्नी से कुछ मनोविद करते। उन सबके चले जाने से उनके जीवन में गहन सूनापन भर उठा। देखिए, कहानी बहुत ही रोमांटिक कहानी है और कुछ सीख मिलेगा आपको। तो कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको कोई भी तकलीफ ना हो। उसके बाद देखिए, यहाँ से है, शिव प्रकृति के न होने पर भी उन्होंने पत्नी की स्नेहपूर्ण बातें याद आती रही। दोपहर में गर्मी होने पर भी 2 बजे तक आग जलाई रहती और उसके स्टेशन से वापस आने पर गरम रोटियां सेकती। उनके खा चुकने और मना करने पर भी थोड़ा सा कुछ और थाली में परोस देती और बड़े प्यार से आग्रह करती। जब वह थके हारे बाहर से आते, उनकी आहट पाहुआ रसोई के द्वार निकल आती और उनकी सलज आंखें मुस्कुरा उठती। गजाधर बाबू को तब छोटी बातें भी याद आती और वह उदास हो उठते। अब कितने वर्षों बाद वह अवसर आया था जब वे फिर उसी स्नेह और आदर के मध्य रहने जा रहे थे। टोपी उतार कर गजाधर बाबू ने चारपाई पर रख दी। जूते खोलकर नीचे खिसका दिए। अंदर से रह कर
खहखहों की आवाज़ आ रही थी। इतवार का दिन था और उनके सब इकट्ठे होकर सब बच्चे इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे। गजाधर बाबू के सूखे चेहरे पर सुगंध मुस्कान आ गई। उसी तरह मुस्कुराते हुए बिना खांसे अंदर चले आए। उन्होंने देखा कि नरेंद्र कमर पर हाथ रखे शायद गत रात्रि की फिल्म में देखे गए किसी नृत्य को याद कर रहा होगा, फिल्म की नकल कर रहा था। और बसंती हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। अमर की बहू अपने तन बदन, आंचल और घूंघट का कोई होश न था और वह उन्मुक्त रूप से हंस रही थी। गजाधर बाबू को देखते ही नरेंद्र धप से बैठ गया और चाय का प्याला उठाकर मुंह में लगा लिया। बहू को होश आया और उसने झट से माथा ढक लिया। केवल बसंती का शरीर रह रह कर हंसी दबाने के प्रयत्न में हिलता रहा। गजाधर बाबू ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखा, फिर कहा, क्यों नरेंद्र, क्या नकल हो रही थी? कुछ नहीं बाबूजी, नरेंद्र ने सिट पिटाकर कहा। गजाधर बाबू ने चाहा था वह अब भी इस मनोविद में भाग लेते, पर उनके आते ही जैसे ही सब कुछ कूटनीत हो गए। इससे उनके मन में थोड़ी सी शिथिलता उपज आई। बैठे हुए बोले, बसंती, चाय मुझे भी देना, तुम्हारी अम्मा की पूजा अभी चल रही है क्या? बसंती ने माँ की कोठरी की ओर देखा। अभी आती हुई होंगी और प्याले में उनके चाय छानने लगी। बहू चुपचाप पहले ही चली गई थी। अब नरेंद्र भी चाय आखिरी घूंट पीकर उठा खड़ा हुआ। केवल बसंती पिता के लिहाज में चौके में बैठी माँ की राह देखने लगी। गजाधर बाबू ने एक घूंट चाय पीकर, बिट्टू चाय तो पीको है, लाइए चीनी डाल दूं? बसंती बोली, रहने दो, तुम्हारी अम्मा जब आएगी तभी पी लूँगा। थोड़ी देर में उनकी पत्नी हाथ में अदरक का लोटा लिए निकली और अशुद्ध स्तुति को कहते हुए तुलसी में डाल दिए। उन्होंने देखते ही बसंती भी उठ गई। पत्नी ने आकर गजाधर बाबू को देखा और कहा, अरे आप अकेले बैठे हैं, ये सब कहाँ गए? गजाधर बाबू के मन में फांसी ककर उठी। अपने काम में लगे हैं, आखिर बच्चों ही हैं। पत्नी आकर चौके में बैठे और उन्होंने नाकों चढ़ाकर चारों ओर जूठे बर्तनों को देखा। फिर कहा, सारे जूठे बर्तन पड़े हैं, इस घर में धर्म कर्म कुछ नहीं है, पूजा करके सीधे चौके में घुसो। और फिर उन्होंने नौकर को पुकारा। जब उत्तर न मिला तो एक बार और उच्च स्वर में फिर पति की ओर देखकर बोली, बहू ने भेजा होगा बाजार। और एक लंबी सांस लेकर चुप हो रही। गजाधर बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अचानक ही गणेशी की याद आ गई। रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले वह गरम गरम पूड़ियाँ और जलेबियाँ बनाता था। गजाधर बाबू जब तक बैठकर तैयार होते, जलेबियाँ और चाय लाकर रख देता था। चाय भी कितनी बढ़िया और कांच के गिलास में ऊपर तक लबलबाहट भरी रहती थी। पूरे 2.5 चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई। पैसेंजर भले ही रानीपुर लेट पहुंचे, गणेशी ने चाय पहुंचाने में कभी देर नहीं की। क्या मजाल कभी उससे कुछ कहना पड़े? पत्नी का शिकायत भरा स्वर सुनकर उनके विचारों को विज्ञात पहुंचा। वह कह रही थी, सारा दिन इसी खिचखिच में निकल जाता है। इस गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई, कोई जरा हाथ भी नहीं बांटता। बहू क्या करती हैं? गजाधर बाबू ने पूछा। गजाधर बाबू ने जोश में आकर बसंती को आवाज़ दी। बसंती भाभी के कमरे से निकली तो गजाधर बाबू ने कहा, बसंती, आज शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम पर है। सुबह का भोजन तुम्हारी भाभी बनाएगी। बसंती मुंह लटकाकर बोली, बाबूजी, पढ़ना भी तो होता है। गजाधर बाबू ने प्यार से समझाया, तुम सुबह पढ़ लिया करो। तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई है, शरीर में अब शक्ति नहीं बची है। तुम हो और तुम्हारी भाभी हैं, दोनों मिलकर काम में हाथ बांटना चाहिए। बसंती चुप रह गई और उसे जाने के बाद उसकी माँ ने
धीरे से कहा, पढ़ने का तो बहाना है, कभी जी नहीं लगता। लगे कैसे? शीला से ही फुर्सत नहीं। बड़े बड़े लड़के हैं उस घर में, हर वक्त वहाँ घुसा रहना मुझे अच्छा नहीं सुहाता। मना करो तो सुनती नहीं। नाश्ता कर गजाधर बाबू बैठक में चले गए। घर छोटा था और ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी कि उसमें गजाधर बाबू के रहने के लिए कोई स्थान न बचा था। जैसे ही किसी मेहमान के लिए कुछ अस्थायी प्रबंध कर दिया जाता, उसी प्रकार बैठक में कुर्सियां की दीवारें से सटाकर बीच में गजाधर बाबू के लिए पतली सी चारपाई डाल दी गई। गजाधर बाबू उस कमरे में पड़े पड़े कभी कभी अनायास ही इस अस्थायित्व का अनुभव करने लगते। उन्होंने याद हो आती उन रेलगाड़ियों की जो आती थोड़ी देर रुककर किसी लक्ष्य की ओर चली जाती। घर छोटा होने के कारण बैठक में ही अब अपना प्रबंध किया था। उनकी पत्नी के पास अंदर एक छोटा कमरा अवश्य था, पर वह एक और अचारों के मर्तबान, दाल चावल और कनस्तर और घी के डब्बे से घिरा था। दूसरी ओर पुरानी रजाइयाँ दरियाँ लिपटी और रस्सी से बंधी रखी थी। उसके पास एक बड़े टीन के बक्स में घर भर के गर्म कपड़े थे। वह भरसक उस कमरे में नहीं जाते थे। घर का दूसरा कमरा अमर और उसकी बहू के पास था। तीसरा कमरा सामने की ओर था, बैठक था। गजाधर बाबू के आने से पहले उसमें अमर की ससुराल से आई बेंत की 3 कुर्सियां थी। सेट पड़ा था। कुर्सियां पर नीली गद्दियां और बहू के हाथों के कड़े कुशन थे। जब कभी उनकी पत्नी का कोई लंबी शिकायत करनी होती तो अपनी चटाई बैठक में डाल पड़ जाती थी और वह एक दिन चटाई लेकर आ गई। गजाधर बाबू ने घर गृहस्थी की बातों छोड़ी। वह घर का रवैया देख रहे थे। बहुत हल्के से उन्होंने कहा, अब हाथ में पैसा कम रहेगा और कुछ खर्च कम होना चाहिए। सभी खर्च तो वाजिब हैं, किसका पेट काटूं? यही जोड़ गांठ करते करते बूढ़ी हो गई, न मन का पहना न ओढ़। गजाधर बाबू ने ओहत विस्मत दृष्टि से पत्नी को देखा और उससे अपनी हैसियत छिपी न थी। उनकी पत्नी तंगी का अनुभव कर रहा उसका उल्लेख करती, यह स्वाभाविक था, लेकिन उसमें सहानुभूति का पूर्ण अभाव गजाधर बाबू को बहुत खटका। उसने यदि राय बात की जाती कि प्रबंध कैसे हो तो उन्होंने चिंता कम संतोष अधिक होता, लेकिन उसने तो केवल शिकायत की जाती थी, जैसे परिवार की सब परेशानियां के लिए वही जिम्मेदार थी। तुम्हें किस बात की कमी है? अमर की माँ। घर में बहू हैं, लड़के बच्चे हैं, सिर्फ रुपये से ही आदमी नहीं होता, गजाधर बाबू ने कहा और कहने के साथ ही अनुभव किया यह उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी, ऐसी कि उनकी पत्नी नहीं समझ सकती। हाँ, बड़ा सुख न है बहू से, आज रसोई करने गई है, देखो क्या होता है, कहकर पत्नी ने आंखें मूंदी और सो गई। गजाधर बाबू बैठे हुए पत्नी को देखते रह गए। यही थी क्या उनकी पत्नी, जिसके हाथों में कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की यादें उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था। उन्हें लगा कि वह लावण्यमयी युवती जीवन की राह में कहीं खो गई है और उनकी जगह आज जो स्त्री है वह उनके मन की प्राणों के लिए नितांत अपरिचिता है। गाढ़ी नींद में डूबी उनकी पत्नी को भारी सी शरीर बहुत बेडौल और क्रूप लग रहा था। चेहरा श्रीहीन और रूखा था। गजाधर बाबू ने देर तक निस्तंद दृष्टि से पत्नी को देखते रहे और फिर लेटकर छत की ओर ताकने लगे। उसके बाद अंदर कुछ गिरा और उनकी पत्नी हड़बड़ा कर उठ बैठी। लो, बिल्ली ने गिरा दिया हो शायद कुछ, और वह अंदर भागी। थोड़ी देर में लौटी आई तो उनका मुंह फुला हुआ था। देखा तो बहुत चौका खुला छोड़ आई और बिल्ली ने दाल की पतीली गिरा दी। सभी तो खाने को है, अब क्या खिलाऊंगा? वह सांस लेने को रुकी और बोली, एक तरकारी और 4 पराठे बनाने में सारा डिब्बा घी उलट कर रख दिया।
जरा सी दर्द नहीं है, कमाने वालों हाथ तोड़े और यहाँ चीज़ें लूटी। मुझे तो मालूम था कि यह सब किसी के बस का नहीं है। गजेंद्र बाबू को लगा कि पत्नी कुछ और बोलेगी तो उनके कान झंझना उठेंगे। होंठ भींजे और करवट लेकर उन्होंने पत्नी की ओर पीठ कर ली। रात का भोजन बसंती ने जानबूझकर ऐसा बनाया था कि कोर्ट तक निगला न जा सके। गजेंद्र बाबू चुपचाप खाकर उठ गए, पर नरेंद्र थाली सरकरा कर उठा खड़ा और वह बोला, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। बसंती सुनकर बोली, तो न खाओ, कौन तुम्हारी खुशामद करता है? तुमसे खाना बनाने को किसने कहा था? नरेंद्र चिल्लाया, बाबूजी ने। बाबूजी को बैठे बैठे यही सोचता है। बसंती तो उठकर महज ने नरेंद्र को मनाया और अपने हाथों से कुछ बनाकर खिलाया। गजेंद्र बाबू ने बाद में पत्नी से कहा, इतनी बड़ी लड़की हो गई और उसे खाना बनाने तक का शुरू नहीं आया। अरे आता सब कुछ है, करना नहीं चाहती, पत्नी ने उत्तर दिया। अगली शाम माँ को रसोई में देख कपड़े बदल बसंती बाहर आई तो बैठक से गजेंद्र बाबू ने टोक दिया, कहाँ जा रही हो? पड़ोस में शीला के घर, बसंती ने कहा। कोई जरूरत नहीं, अंदर जाकर पढ़ो, गजेंद्र बाबू ने कड़े स्वर में कहा। कुछ देर अनिश्चित खड़े होकर बसंती अंदर चली गई। गजेंद्र बाबू शाम को रोज टहलने चले जाते थे। लौटकर आए तो पत्नी ने कहा, क्या कह दिया बसंती से? शाम में मुंह लपेटे पड़ी है, खाना भी नहीं खाया। गजेंद्र बाबू ने खिन्न हो गए। पत्नी की बात को उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मन में ही निश्चय कर लिया कि बसंती की शादी जल्द ही कर देनी है। उस दिन के बाद बसंती के पिता से बची रहने लगी। जाना होता तो पिछवाड़े से जाती थी। गजेंद्र बाबू ने एक बार पत्नी से पूछा तो उत्तर मिला, रूठी हुई है। गजेंद्र बाबू को और शेष हुआ कि लड़की के इतने मिजाज से जानने को रोक दिया तो पिता से बोलेगी नहीं। फिर उनकी पत्नी ने ही सूचना दी कि अमर अलग रहने का सोच रहा है। तो क्यों? गजेंद्र बाबू ने चकित होकर पूछा। पत्नी ने साफ साफ उत्तर नहीं दिया। अमर उसकी बहू की शिकायतों बहुत थी। उनकी कहना था कि गजेंद्र बाबू हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं, कोई आने जाने वाला हो तो कहीं बिठाने की जगह नहीं है। अमर को अब वह भी छोटा सा समझते थे और मौके बेमौके टोक देते थे। हमारे आने के पहले भी कभी ऐसा बात हुई थी? गजेंद्र बाबू ने पूछा। पत्नी ने सिर हिलाकर बताया कि नहीं, पहले अमर का घर मालिक बनकर रहता था। बहू का कोई रोक टोक न थी। अमर के दोस्तों का प्रायः यही अड्डा जमा रहता था और अंदर से नाश्ता चाय तैयार होकर जाता रहता था। बसंती को वह भी अच्छा लगता था। गजेंद्र बाबू ने बहुत धीरे से कहा, अमर से कहो जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन वह सुबह घूम कर लौटे तो उन्होंने पाया कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं है। अंदर आकर पूछने वाला ही थे कि इनकी दृष्टि रसोई घर के अंदर बैठी पत्नी पर पड़ी और उन्होंने यह कहने को मुंह खोला कि वह कहाँ है, पर कुछ याद कर चुप हो गए। पत्नी को कोठरी में झांका तो अचार, रजाइयाँ, कनस्तर के मध्य अपनी चारपाई लगी पाई। गजेंद्र बाबू ने कोट उतारा और कहीं टांग दिया। कुछ खाए बिना अपनी चारपाई पर लेट गए। कुछ भी हो तन आखिरकार बूढ़ा ही था। सुबह शाम कुछ दूर टहलते अवश्य चले जाते, पर आते थक उठते थे। गजेंद्र बाबू को अपना बड़ा सा खुला हुआ क्वार्टर याद आ गया। निश्चित जीवन, सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन की चहल पहल, चिरपरिचित चेहरे और पटरी की रेल पहियों की खटखट जो उनके लिए मधुर संगीत की तरह थे। यानी कि रेल पट्टियों की जो था खटखट उनके लिए क्या था, मधुर संगीत की तरह था। तूफान और डाकगाड़ी के इंजनों की चिरचिराई उनकी अकेली रातों की साथी था। सेठ रामजी मल की मिल के कुछ लोग कभी कभी पास आ बैठते, वही उनका दायरा था।
वही उनके साथी थे। सेठ रामजी मल की मिल के कुछ लोग कभी कभी पास आ बैठते और वही उनका दायरा था और वही उनका साथी था। वह जीवन अब उन्हें एक खोई निधि सा प्रतीत हुआ। उन्हें लगा कि वह जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं और उन्होंने जो कुछ चाहा उसमें से उन्हें एक बूंद भी न मिली। लेटे हुए वह घर के अंदर से आते विविध स्वरों में सुनते रहे। बहू और सास की छोटी सी झड़प, बाल्टी पर खुले नल की आवाज, रसोई के बर्तनों का खटपट और उसी में दो गुरैये का वार्तालाप। और अचानक ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब घर की किसी बातों में दखल न देंगे। यदि गृह स्वामी के लिए पूरे घर में एक चारपाई की जगह यही है तो यही पड़े रहेंगे। अगर कहीं और डाल दी तो वहाँ चले जाएंगे। यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कहीं स्थान नहीं तो अपने ही घर में परदेसी की तरह पड़े रहेंगे। और उसे दिन के बाद सचमुच गजाधर बाबू कुछ नहीं बोला। नरेंद्र मांगने आया तो बिना कारण पूछे उसे रुपये दे दिए। बसंती काफ़ी अंधेरे हो जाने के बाद भी पड़ोस में ही रही तो उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। पर उन्हें सबसे बड़ा गम था कि उनकी पत्नी ने भी उनमें कुछ परिवर्तन लक्ष्य नहीं किया। वह मन ही मन कितना भार ढो रहे हैं इससे अनजान ही बनी रही, बल्कि उन्हें पति के घर के मामले में हस्तक्षेप न करने के कारण शांति ही थी। कभी कभी कह भी उठती थी, ठीक ही है, आप बीच में न पड़ा कीजिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारा जो कर्तव्य था कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शादी करा देंगे। गजाधर बाबू ने आहत दृष्टि से पत्नी को देखा और उन्होंने अनुभव किया कि वह पत्नी व बच्चे के लिए केवल धनोपार्जन से निमित्त मात्र हैं। जिस व्यक्ति के अस्तित्व में पत्नी मांग की सिंदूर डालने की अधिकारी है, समाज में उसका प्रतिष्ठा है, उसके सामान व दो व्यक्त भोजन की थाली रख देने से सारे कर्तव्य से चूटी बन गई। गजाधर बाबू अपने जीवन के केंद्र नहीं हो सकते। उन्होंने अब बेटी की शादी के लिए भी उत्साह बुझ गया। किसी बात में हस्तक्षेप न करने के निश्चय के बाद भी उनका अस्तित्व उस वातावरण का एक भाग न बन सका। उनकी उपस्थिति उस घर में ऐसी असंगत लगने लगी थी जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी। उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासीनता में डूब गई। इतने में सब निश्चय के बावजूद गजाधर बाबू एक दिन बीच में दखल दे बैठे। पत्नी स्वभाव अनुसार नौकर की शिकायत करा रही थी, कितना कमचोर है, बाजार की तरह हर चीज में पैसा बनाता है, खाने बैठता है तो खाता ही चला जाता है। गजाधर बाबू को बार बार यह महसूस होता रहता था कि उनके घर का रहन सहन और खर्च उनकी हैसियत से कहीं ज्यादा है। पत्नी की बात सुनकर लगा कि नौकर का खर्च बिल्कुल बेकार है, छोटा मोटा काम है, घर में 3 मर्द हैं, कोई ना कोई कर देगा। उन्होंने उसी दिन नौकर का हिसाब करा दिया। अमर दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा। अमर की बहू बोली, बाबूजी ने नौकर छुड़ा दिया है। क्यों? कहते हुए खर्च बहुत है। यह वार्तालाप बहुत सीधा सा था, पर जिस टोन में बहू बोली गजाधर बाबू को खटक गया। उस दिन भारी होने के कारण गजाधर बाबू टहलने नहीं गए, यानी कि बारिश होने के कारण गजाधर बाबू टहलने नहीं गए। आलस में उठकर बत्ती भी नहीं जलाई। इस बात से बेखबर नरेंद्र की मां ने कहने लगा, अम्मा तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं, बैठे बिठाए कुछ तो नौकर को ही छुड़ा दिए, कुछ नहीं तो नौकर को ही छुड़ा दिए। अगर बाबूजी यह समझ में है कि साइकिल पर गेहूं रखा आटा पिसाने जाऊंगा तो मुझसे यह नहीं होगा। हाँ अम्मा, बसंती का स्वर था। मैं कॉलेज भी जाऊं और लौटकर घर में झाड़ू लगाऊं या मेरे बस की बात नहीं है। बूढ़े आदमी हैं, अमर बुनबुनाया, चुपचाप पड़े रहें, हर चीज में दखल क्यों देते हैं? पत्नी ने बड़े व्यंग से कहा। और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी पत्नी को ही चौके में भेज दिया। वह गई, 15 दिन का राशन 5 दिन का बनाकर रख दिया। बहू कुछ कहे इससे पहले ही वह चौके में घुस गई।
कुछ देर में अपनी कोठरी में आई और बिजली जलाई तो गजाधर बाबू को लेटे देख बड़ी सिटपिटाई। गजाधर बाबू की मुख मुद्रा से वह उनके भावों का अनुमान न लगा सकी। वह चुपचाप आंखों में बंद किए लेटे रहे। उसके बाद है गजाधर बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर आए और पत्नी को पुकारा। वह भीगे हाथ लिए निकली और आंचल में पहुंचती पास आ खड़ी हुई। गजाधर बाबू ने बिना किसी भूमिका के कहा, मुझे सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे घर में आए वही अच्छा है। उन्होंने तो पहले ही कहा था, मैंने ही मना कर दी। कुछ रुक कर जैसे बुझी तो आग में एक चिराग चमक उठे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने सोचा था कि बरसों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूँगा। खैर परसों जाना है, तुम भी चलोगी? मैं पत्नी से सब कहा मैं चलूँगी तो यहाँ का क्या होगा? इतने बड़ी गृहस्थी पर फिर सयानी लड़की। बात बीच में ही काट गजाधर बाबू ने हताश स्वर में कहा, ठीक है तुम यहीं रहो, मैंने तो ऐसे ही कहा, और गहरे मौन में डूब गए। नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा और रिक्शा बुला लाया। गजाधर बाबू का टीन का बक्सा और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया। नाश्ते के लिए लड्डू और मठरी में की डलिया हाथ में लिए गजाधर बाबू रिक्शे पर बैठ गए। एक दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली, फिर दूसरी ओर देखने लगे। रिक्शा चल पड़ी। उनके जाने के बाद सब अंदर लोह आए तो बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा ले चलिएगा ना? बसंती ने उछल कर कहा, भैया हमें भी। गजाधर बाबू की पत्नी सीधे चौके में चली गई और बची हुई मठरियाँ को कोटरदान में रखकर अपने कमरे में लाई और कनस्तर के पास रख दिया। फिर बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक की जगह नहीं है। देखिए इस कहानी का यहीं ख़त्म होता है। अब इसके बाद अगला वीडियो में हम इसका 1 लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।